चलिए बेटा, तो कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स देखेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर्स, इन लास्ट सम वीडियोस वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो डायरेक्शन, एंगल्स, कोसाइंस एंड रेशियोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में या फिर आगे के एक दो और वीडियो के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले रिमार्क आता है कि मान लीजिए स्पेस के अंदर एक लाइन है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। ठीक है, एक लाइन है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, और आपको उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, एक्स वाई जेड मैं बोल रहा हूं, आपको पता नहीं है क्या है, लेकिन आपके पास है डिस्टेंस उस पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन। तो कैसे आप इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो इसका आंसर है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा एल आर, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा एम आर, एंड z कोऑर्डिनेट रहेगा एन आर, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। ठीक है, अब यहां पर कंपलसरी चीज क्या है कि आपकी जो लाइन है स्पेस के अंदर वो ओरिजिन में से पास होती हुई होनी चाहिए, तभी आप उस लाइन के ऊपर के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, अगर आपको उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पता है। तो इसके अंदर एल एम एन कैसे निकाले जाएंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ डिस्टेंस ही दिया हुआ है। तो देखिए, किसी भी लाइन का अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको चाहिए होता है, हाँ सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन भी दिए हुए होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते। क्योंकि क्या होगा, देखिए आपको ये तो पता नहीं है, तो अगर लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स है तो उससे डायरेक्शन रेशियोज ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और फिर डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो दो चीजें इसके अंदर पता होनी चाहिए आपको, एक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन, एंड दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपको पता है तो आप लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, और वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एल आर, एम आर एंड एन आर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिमार्क था। तो इसको ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब सेकंड रिमार्क आ रहा है आपका, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जो सीखा है उसी से ये रिमार्क्स आ रहे हैं, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर कह सकते हैं कि छोटी सी बातें हैं जो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, तो वो पर्पजली हमें उसकी तरफ इंडिकेट्स करते हैं हमारा ध्यान, कि भैया इसकी तरफ देखिए, ये ऐसा भी होता है, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो देखिए, कोई भी एक स्पेस के अंदर वेक्टर दिया है, मान लेते ए बार, जिसको आपने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है A1, A2 एंड A3 के कैप। ठीक है, अब ये एक वेक्टर है जो स्पेस के अंदर है। तो बेटा, स्पेस में जब भी कोई वेक्टर होता है और आप उसको यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखते हो, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, A1, A2, A3, ये क्या होते हैं इस वेक्टर के? सो हियर A1, A2, A3 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वेक्टर ए बार। समझ रहे हो बात को? मतलब आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर को स्पेस के अंदर कोई भी वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पैरेलल टू दैट वेक्टर। देखिए, कोई वेक्टर है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी लाइन के ऊपर है है ना? ऐसे तो नहीं होगा कि वेक्टर है तो उसको फाइनाइट मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वो जो लाइन ऑफ सपोर्ट है जिसके ऊपर वो ठहरा हुआ है, वो तो कोई ना कोई ओरिजिनल लाइन होगा जो इनफाइनाइट होगा। तो उस लाइन को, उस वेक्टर को, जो पैरेलल लाइंस है, उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज A1, A2, A3 होंगे। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर इन प्रोपोर्शन। तो आप कह सकते हो कि
वो जो खुद वेक्टर है उसके भी वो डायरेक्शन रेशियोज है, a1 a2 a3, ए बार के भी डायरेक्शन रेशियोज है, और जो उसको लाइन पैरेलल है उसके इसके प्रोपोर्शन में उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। देखिए हम लोगों ने डायरेक्शन एंगल रेशियोज एंड कोसाइंस का कॉन्सेप्ट देखा है। जब लाइंस पैरेलल होती है तो डायरेक्शन एंगल सेम होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम होंगे। लेकिन जब बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज की, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। कैसे प्रोपोर्शन में होते हैं, थोड़ी देर के बाद मैं उसका प्रूफ भी बता दूंगा आपको। अब ये बात आपको समझनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्विंग के हिसाब से, कि कोई वेक्टर अगर आपको स्पेस के अंदर दिया हुआ है और उस वेक्टर को अगर आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, तो जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर। ये उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब इसके भी बाद की और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर पता चलती है, कौन सी? ये जो स्पेस के अंदर वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार वी डिनोट इट बाय यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार इज ए कैप, है ना। हम लोग ए कैप से डिनोट कर रहे हैं उसको। तो ए कैप क्या होगा बेटा? ए कैप होगा, आपको पता है, ए बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बार, क्योंकि किसी भी वेक्टर को डिफाइन ही है कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ए कैप के अंदर डायरेक्शन आता है। तो अब अगर आप ए बार को लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब अगर बेटा मैं इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a1 बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस ए आई कैप, a2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर सेम चीज जे कैप प्लस a3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर सेम चीज प्लस इंटू के कैप। तो बेटा देख रहे हो आपने क्या किया, जो स्पेस के अंदर आपके पास वेक्टर था उसी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर लिखा, तो आपको क्या मिला? अब ये क्या है? आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को देख पा रहे हो आप लोग? ये क्या होते हैं? जब आपको कोई डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये डायरेक्शन कोसाइंस दर्शाते हैं उसके। मैंने इसके पहले के लेक्चर के अंदर ये नोट आपको बताया था, ये रिमार्क बताया था कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है तो आप उससे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हमने थ्योरम का इस्तेमाल भी किया था, ठीक है ना। तो दो चीजें समझ में लेनी है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस के अंदर दिया हुआ है और उसको अगर आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, तो यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और उस वेक्टर का जब आप यूनिट वेक्टर लिखते हो, तो यूनिट वेक्टर लिखने के बाद में जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आई बात? इसको बुकिश लैंग्वेज में डिनोट किया जाता है। मान लीजिए अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैं ई कैप से डिनोट करता हूं या फिर ई बार से डिनोट करता हूं। अब ई बार कहूंगा मैं कि लेट ई बार बी द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसके यूनिट वेक्टर को यही लिखा जाएगा, लेकिन बस यहां पर इस वाले कोएफिशिएंट को, इस वाले कोएफिशिएंट को और इस वाले कोएफिशिएंट को ई1 आई कैप प्लस ई2 जे कैप और ई3 के कैप कहा जाएगा। तो ये वाला नोटेशन भी आपको बुक के अंदर दिखाई दे सकता है कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ई बार से डिनोट किया गया है और फिर आप उसको लिख रहे हो। तो ई1 बेसिकली क्या है? a1 बाय रूट ऑफ दिस है। ई2 क्या है? ये है। और ई3 क्या है? ये है। तो बेसिकली कहने का पर्पस, कहने का तात्पर्य क्या है? कहना ये चाहते हैं कि जब आपको स्पेस के अंदर कोई वेक्टर दिखता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज है, और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप जब लिखते हो तो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स डायरेक्शन कोसाइंस है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये जिस प्रकार से मैंने बताया है उससे उल्टा भी ये सही है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर के, सॉरी किसी भी लाइन के, तो उसके अलोंग जो वेक्टर रहेगा उसको आप डिफाइन कर सकते हो, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। मतलब उस लाइन के अलोंग के किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब उल्टा भी जाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले हमने क्या देखा था कि आपके पास जो वेक्टर है उसके अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट a1 a2 a3 है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि किसी वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियोज है आपके पास, बेसिकली वेक्टर के नहीं हम लाइन के बोलते हैं, लेकिन लाइन
ये सपोर्ट होती है वेक्टर्स को, जिसके ऊपर वेक्टर्स होता है बेसिकली, क्योंकि लाइन के पार्ट को ही हम वेक्टर कहते हैं जब उसको डायरेक्शन दिया जाता है और मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड दिया जाता है। तो क्या कह रहा था मैं, ये कह रहा था कि अगर आपको कहा जाता है कि किसी लाइन के आपके पास में डायरेक्शन रेशोज है या फिर किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज है, तो आप लोग उस डायरेक्शन रेशोज का यूज करके उस वेक्टर को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। आपको क्या करना है, सिर्फ आई कैप को पहले वाले डायरेक्शन रेशो से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले से इसको और तीसरे वाले को इसको, ठीक है ना। तो ऐसे, तो रिवर्स वाला प्रोसेस भी सेम है। अब तीसरा पॉइंट हमें देखना है जो कि पहले से मैच करता है थोड़ा सा। जैसे पहले के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, किसी भी लाइन के ऊपर अगर पॉइंट के कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, आपको डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से और डायरेक्शन कोसाइंस दिए थे, तो उस समय हमने देखा था कि x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर एंड z इज इक्वल टू एन आर, ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिखे थे। अब तीसरा पॉइंट आता है बेटा हमारे सामने कि स्पेस के अंदर आपके पास एक लाइन है, वेक्टर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक पॉइंट है ए मान लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1 एंड z1 है। और इस पॉइंट से कुछ दूरी पर, जैसे इस दूरी को मैं d से डिनोट करता हूं, एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, निकालने हैं। तो कैसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, तो बेटा देखिए, अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन के ऊपर का, और लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है जो d इतने डिस्टेंस पर है, और आपको अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा x1 प्लस एल आर, y कोऑर्डिनेट रहेगा y1 प्लस एम आर एंड z कोऑर्डिनेट रहेगा z1 प्लस एन आर, ठीक है। प्लस और माइनस होंगे ये जी, x1 प्लस और माइनस एल, आर कहने की जगह डी कहेंगे क्योंकि यहां पर मैंने डी बोला है। x1 प्लस और माइनस डी, y1 प्लस और माइनस एम डी, z1 प्लस और माइनस एन डी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब ये आता कैसा है वो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हमें एग्जांपल सॉल्व करते वक्त ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे पहले रिमार्क के अंदर देखा था, उसी तरीके का पहले रिमार्क में और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही नहीं हो रही, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें लाइन के ऊपर, वहां पर लाइन ओरिजिन में से पास हो रही थी, इसलिए ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट दिया नहीं था, ओरिजिन ही वहां पर इस पॉइंट का काम कर रहा था। अब यहाँ पर लाइन ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, स्पेस में कहीं पर भी है, तो आप इस पॉइंट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इस प्रकार से। अब ये आया कैसे, अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ क्या क्या है बेटा, x1 दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बात आती है फिर l कैसे निकाले, ठीक है। तो देखिए सिंपल है कि x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे मान लेते हैं x1 प्लस और माइनस l इंटू डी। अब इसके अंदर x1 आपके पास है, डिस्टेंस भी आपके पास है, तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप पहले तो इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप लोग ले सकते हो क्या, डायरेक्शन रेशोज। बेसिकली डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, जो भी डायरेक्शन रेशोज मिलेंगे उसके मतलब जितने भी डायरेक्शन रेशोज है, जैसे मान लीजिए x माइनस x1 में लेता हूं, तो ये एक डायरेक्शन रेशो आएगा, y माइनस y1 इसको मैं b बोलूंगा, z माइनस z1 इसको मैं c बोलूंगा। तो a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है बेसिकली ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का काम कर रहा है। चाहिए यहाँ पर भी शायद एक चीज देखनी होगी कि ऑन द लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ डी यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ओके। तो this is d units on the point, then a is equals to x minus x1, okay। ओके ओके ओके, ठीक है। तो a अगर आप लेते हो प्लस और माइनस एल डी,
तो बेटा यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता होनी चाहिए, जैसे पहले रिमार्क के अंदर था। ठीक है, हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पर भी, क्योंकि फिर से वही दिक्कत आएगी। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए डायरेक्शन रेशोज तो चाहिए होगी, और रेशोज निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो दिक्कत तो आएगी। तो आसान यही है कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। हाँ, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे एक्स कोऑर्डिनेट यही आया है, ये आपने किस बेसिस पर लिया है। ठीक है ना, तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा, ये कैसे प्रूव किया जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x1 प्लस और माइनस एल डी करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आपका, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय, देखिए आप x माइनस एक्स वन को a बोलिए, फिर y माइनस वाई वन को आप बोलिए b, और z माइनस जेड वन को आप बोलिए c। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशोज हो गए इस लाइन के, क्योंकि आपके पास एक्स वाई जेड का वैल्यू है नहीं अभी। अब आप लोग क्या करो, इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस ए, y को लिख सकते हो y1 प्लस बी, और z को लिख सकते हो z1 प्लस सी। लेकिन क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन रेशोज अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग एक्स वाई जेड को कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते, है ना। तो हमें हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्शन रेशियो है बेसिकली ए, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, जो कि डी है, डिस्टेंस है, तो हमें क्या मिल जाता है, बेसिकली ए क्या होता है, ये जो आपका डायरेक्शन रेशियो है, इसको आप कैसे लिखते हो, आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन रहेगा ए बाय, जैसे मान लीजिए एल क्या होता है, ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये बेसिकली ये डिस्टेंस है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो डी से। तो ए का वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, एल डी इंटू डी बन जाएगा। तो आपको ए की वैल्यू पता नहीं है तो ए की जगह पर आप एल डी को रिप्लेस कर सकते हो, बी की वैल्यू पता नहीं तो बी की जगह पर एम डी को रिप्लेस करेंगे, और सी की वैल्यू पता नहीं तो एन डी से। तो इससे क्या पर्पस सर होगा कि आपको क्या क्या पता है, आपको पता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन, एंड आपको पता है डिस्टेंस। तो इन तीनों का यूज करके आप लिख सकते हो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें थी जो आपको रिमार्क के अंदर पता होनी चाहिए जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो टाइम एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इस वीडियो को रुका देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बचे हुए रिमार्क्स है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर इसके तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की तरफ।